नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के एग्जाम पास करने के लिए जो 28 क्लास सीरीज वॉच कर रहे हैं, आज हम 28 क्लास में से क्लास नंबर 12 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 11 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको जिस भाषा में सहूलियत होती है लेके पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बची है, तो आशा करते हैं कि पिछले सभी क्लास को आप अच्छे से पढ़ के समझ के रिवीजन कर लिए होंगे। देखिए, एसएससी का एग्जाम पास करना है 2026 के अंदर, तो मेरी एक 35 सीरीज पढ़ी है जिसमें 35 क्लास कराए गए हैं, और साथ में ये जो अभी आप देख रहे हैं 28 सीरीज करिए, और इसके साथ एक मॉक टेस्ट का चटनी रोजाना लगाइए। आपको जीके जीएस में कोई भी फेल नहीं कर सकता, मैं यही हूँ। ठीक है भाई, कोई भी नहीं, चाहे आप किसी भी लेवल, कितने भी बॉटम लेवल के स्टूडेंट हैं, इतना पढ़ लिए, अच्छे से ध्यान में रख लिए, तो आपको जीके जीएस में फेल नहीं होने वाले। और मैं हमेशा कहा हूं कि जीके जीएस 100% करने की चीज नहीं है, मैं 75 से 80% पे फोकस करता हूं, और आज तक इतने कराने में सफल रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, जर्नी को सफल बना सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक, अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेक कर लिए हैं, सही दिख रहा है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है, कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट में सरकारी टैक्सेस शामिल नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, कारक लागत फैक्टर कॉस्ट में उद्यमी का लाभ उद्यमी के विचार पर आश्रित होती है, अर्थात इसमें सरकारी हस्तक्षेप नगण्य होता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो गए हैं, उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट सही हो गए हैं। कैसे सही हुआ है स्टेटमेंट, नीचे जब व्याख्या बताऊंगा आपको बड़े इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टर्म सुनने में भारी लगता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझें तो बहुत इजी हो जाता है चीज, अपने ऊपर लेके समझे तो और ज्यादा इजी हो जाता है। आइए, सबसे पहले उत्पादन के कारक से संबंधित ये प्रश्न है, तो उत्पादन के कारक क्या क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को उत्पाद करने में, किसी भी चीज को बनाने में उसके पीछे जो चीज काम करते हैं वही है उत्पादन के कारक। एकदम साधारण भाषा में, देसी भाषा में, वे आवश्यक संसाधन जिनका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के निर्माण, उत्पादन के लिए किया जाता हो, ये उत्पादन के कारक हो गए। अब उत्पादन के 4 मूलभूत कारण हैं, ये कौन कौन है भैया। सबसे पहले, आप हवा में तो उत्पादन करोगे नहीं, है ना, कुछ अपवाद को छोड़ के, है ना, तो ये भूमि सबसे पहले आपको चाहिए, है ना। अकेले नहीं कर सकते तो कम से कम श्रम, जो उस पे मजदूर लगे, मजदूर को रखना होगा, कर्मचारी को रखना होगा। सबसे जरूरी पूंजी भी चाहिए भाई, पूंजी नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। और आप एक आदमी होना चाहिए जो रिस्क उठा सके, जिससे उद्यमिता या बिजनेसमैन कह लेते हैं, है ना, या व्यापारी कहते हो एकदम साधारण भाषा में। तो ये 4 है आपके मूलभूत स्तंभ किसके, प्रोडक्शन के। ठीक है भाई। अब उद्यमिता क्या होता है, इन तीनों में, चारों में 3 तो आप आराम से समझ गए होंगे कि भूमि क्या होती है, श्रम क्या होती है, पूंजी क्या होती है ना। और फैक्टर कॉस्ट इसी का प्रतिफल से बनता है। कैसे बनता है हम नीचे बताएंगे। और उद्यमिता एक शब्द है यहाँ पे, तो उद्यमिता का मतलब होता है इंटरप्रेन्योर, वो मतलब बिजनेसमैन टाइप से, है ना, टैकून, है ना। ये वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय से जुड़े जोखिम उठाता है ना, व्यापारी समझ लीजिए। ठीक है, और निर्णय लेता है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो उत्पादन के कारक होते हैं उन्हीं के जो प्रतिफल होते हैं ना, वही फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, सभी का एडिशन। आइए समझते हैं फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले क्या होता है कि, है ना, उत्पादन में उपयोग के लिए किए गए उत्पादन के सभी कारक, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम पर आने वाले कुल वास्तविक लागत से है, उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए, आप कहीं भूमि लेंगे, कहीं आप भूमि लेंगे, तो भूमि के लिए आपको क्या रेंट अदा करना होगा, है ना, रेंट अदा करना होगा, किराया देना होगा, तो इसमें रेंट आ गया फैक्टर कॉस्ट में। अब मान लीजिए श्रम है, अब कोई आदमी को हम काम पे रखे तो उसको मजदूरी दीजिएगा, वेतन दीजिएगा, सैलरी दीजिएगा, है ना, या वेजेज जो भी कहिए, तो ये भी ऐड हो गया फैक्टर कॉस्ट में। अब पूंजी आपने बैंक या किसी एमएफआई या किसी संस्था से लिया है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, ब्याज देना होगा, तो ये भी जुड़ गया आपके फैक्टर कॉस्ट में। और उद्यमिता है, आप जो है फ्री में तो काम नहीं करेंगे, है ना, ये कलयुग है, आपको लाभ चाहिए। बिजनेस हमेशा लाभ के लिए होता है, कोई भी यह सोच के बिजनेस नहीं करता है कि हमें घाटा लग जाए, तो इसमें आपका प्रॉफिट शामिल होगा। इन्हीं चारों चीज को जब मैं एक साथ जोड़ दूंगा तो इसे ही फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है ना। बहुत आसान। जो भाई उत्पादन के मूल कारक होते हैं उन्हीं के जो प्रतिफल होते हैं
उन्हीं को जब मैं ऐड कर देता हूं तो हमें फैक्टर कॉस्ट निकल करके आ जाता है। बड़े आराम से आप ये सूत्र याद रख पाएंगे। ठीक है भाई, यही सूत्र मैंने नीचे लिखा हूं, फैक्टर कॉस्ट बराबर रेंट प्लस वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर आप फैक्टर कॉस्ट के कारक मतलब किसी वस्तु को उत्पादन में जो कारक लगते हैं उसी को नहीं समझ पाए तो ये सूत्र बहुत दिन तक आपके पास याद नहीं रहेगा। इसीलिए पहले जो है उत्पादन के मूल कारक समझा दिया और उनका जो प्रतिफल है उनका एडिशन ही आपका फैक्टर कॉस्ट है। बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए यहां पे नोट करके एक चीज लिखा है, कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट में सरकारी टैक्स शामिल नहीं होता है और सब्सिडी जुड़ी होती है। ऊपर के सूत्र में आप कहीं भी टैक्स नहीं देखते हैं क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट होता है ना, ये घर के अंदर की कॉस्ट है। कोई कंपनी कोई चीज बना रहा है तो ये कंपनी के अंदर की चीज है। कंपनी के अंदर से कोई चीज तो आप खरीदोगे नहीं जब तक दुकान या फिर रिटेलर के पास नहीं जाएगा तब तक, है ना। तो कंपनी से जब बाहर निकलेगा तब सरकार उस पर टैक्स आरोपित करवाता है उस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स शामिल नहीं होता है, लेकिन मार्केट प्राइस में टैक्स शामिल होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो यही चीज यहां पे लिखा है। ठीक है, लेकिन सब्सिडी जुड़ी होती है, सब्सिडी जुड़ी होती है इसमें। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब्सिडी जुड़ जाएगा फैक्टर कॉस्ट में तो क्या सरकार उस पर लाभ नहीं कमाना चाहता है? कई बार में लाभ कमाता भी है, कई बार नहीं भी कमाता है। कई ऐसे चीज है जिसमें सब्सिडी बहुत ज्यादा दिया जाता है ना, जिससे सरकार को जो टैक्स लगाने के बाद भी लाभ नहीं होता है। और कई बार सब्सिडी थोड़ा लॉलीपॉप देके टैक्स लगा देते हैं ज्यादा और सरकार लाभ कमाते हैं। तो दो चीज समझना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? उत्पादन के जो कारक होते हैं उन्हीं के प्रतिफल होते हैं, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्या फैक्टर कॉस्ट में जो है सरकारी टैक्स तो शामिल नहीं होता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो सब्सिडी होता है वो शामिल होता है। ठीक है भाई, अब आते हैं मार्केट प्राइस। अभी हमने फैक्टर कॉस्ट को समझा है, कारक लागत को समझा है, अब मैं बाजार मूल्य को समझूंगा, मार्केट प्राइस को समझूंगा। यह अंतिम मूल्य है, ये हम लोग जीते हैं। ठीक है, ये जो है बाजार प्राइस, कोई भी सामान आप खरीदते हो बाजार प्राइस पे खरीदते हो। यह अंतिम मूल्य है जिस पर कोई वस्तु या सेवा उपभोक्ता कंज्यूमर को बाजार में बेची जाती है। इसमें उत्पादन की लागत के साथ साथ सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सेस शामिल होते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी घटी हुई होती है। इसको सूत्र से समझेंगे तो पूरा एक मतलब तुरंत समझ में आएगा। देखिए मार्केट प्राइस में क्या होता है, अभी आपने ऊपर में फैक्टर कॉस्ट को समझा जिसमें वेजेज, रेंट, लाभ, है ना, और आपका इंटरेस्ट शामिल था, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट समझ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सरकार आरोपित करेगी कि भाई 18% होगा, वो तो सरकार तय करेगा कि किस चीज तरह के चीजों में कितना टैक्स है ना। यहाँ पे सरकार का इंटरफेयर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसमें टैक्स आरोपित कर देंगे और जो सरकार सब्सिडी देंगे लॉलीपॉप उसको घटाया जाएगा। तो ये जो सूत्र निकल करके आएगा ये मार्केट प्राइस कहलाएगा। इसी मार्केट प्राइस पर हम चीजों को जो है खरीदते हैं, हम आम उपभोक्ता। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे लैंग्वेज में इस सूत्र को थोड़ा और छोटा करना चाहें तो फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा भैया, सॉरी मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला आप खुद ही निकाल सकोगे, यहां से यहां तक का जो है चीज नेट इनडायरेक्ट टैक्स के एवज में ऊपर में लिखा गया है। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी को घटा देते हैं तो हम उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपने मार्केट प्राइस को समझा है, फैक्टर कॉस्ट को समझा है, सरकार की कहां हस्तक्षेप होती है नहीं होती है, इस चीज को समझा है। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स तो आप समझते ही है ना भाई। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स आपसे डायरेक्ट सरकार जो है वसूल करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप भाया भाया पे करते हो, जैसे आप साबुन खरीदते हो लेकिन टैक्स आप ही पे करते हो, लेकिन आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हो। सरकार को कौन देता है? वो कंपनी वाला जिन्होंने साबुन बनाया है। ठीक है भाई, आइए अब कारक लागत पे जीडीपी और मार्केट प्राइस पे जीडीपी, यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बच्चे को जीडीपी का सूत्र एग्जाम में पूछा, सटाक से जो याद रहता है लिख देता है, लेकिन ये भी आपको मेंशन करना होता है कि भाई कारक लागत पे पूछ रहा है कि बाजार मूल्य पे पूछ रहा है। ठीक है, तो कारक लागत पर जीडीपी हो जाएगा, है ना, कारक लागत पर जीडीपी हो जाएगा। इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे अंग्रेजी में तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे एफसी लिखेंगे छोटा सा, है ना। जीडीपी मार्केट प्राइस पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, वही चीज जो ऊपर में लिखा था। ठीक है भाई, है ना। बाजार मूल्य पे जीडीपी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कर सकते हैं, एक सूत्र से कई सूत्र जैसे आप बनाते हो भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे कारक लागत पे जीडीपी की फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है, ये कारक लागत पे जीडीपी का सूत्र हो गया। इसको अपन करेंगे बाजार प्राइस पे निकालेंगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना। इधर कारक लागत पे जो जीडीपी रहेगा उसमें जाके ये इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा और सब्सिडी घटेगा। तो यहीं से लैंग्वेज के टर्म में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कई
कई बार निकाल देते हैं और निकाल रहे हैं कि भाई कारक लागत पे जीडीपी को ज्ञात करने में सब्सिडी को जोड़ा जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है, बिल्कुल सही है। और मार्केट प्राइस पे जीडीपी को ज्ञात करने में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सूत्र अपने डायरी में लिख लेना या समझ लेना। अगर आप कंटेंट लेते हैं, खरीदते हैं पीडीएफ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जीडीपी क्या होता है? वैसे आप जानते होंगे जीडीपी बहुत कॉमन टर्म है किसी भी देश और दायरा के लिए। जीडीपी क्या होता है, फिर भी मैं इसमें जो चीज बताऊंगा, जैसा कि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं, उसके हिसाब से बताऊंगा। देखिए जीडीपी एक साल के अंदर यानी इंडिया के केस में, है ना, इंडिया के केस में 1 अप्रैल से लेकर के, है ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के, है ना, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश की सीमा के भीतर, ये बहुत ही जीडीपी को समझने का बहुत बड़ा पॉइंट है, किसी देश के सीमा के भीतर, किसी देश के सीमा क्षेत्र के भीतर होने वाले सभी प्रोडक्ट्स, सामान और सेवाओं, जो सर्विसेज होते हैं, उनकी जो बाजार कीमत होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसी का एडिशन को जीडीपी कहा जाता है ना। अब देखिए जीडीपी की प्रॉपर्टीज क्या है, जिससे क्वेश्चन आने लगे रहे हैं। तो जीडीपी की विशेषता क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? यह एक भौगोलिक अवधारणा है। ये कैसा अवधारणा है? भौगोलिक अवधारणा है। ये टर्म कहां से आया? तो ऊपर के डेफिनेशन से आया है कि किसी देश की सीमा के भीतर, सीमा मतलब भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया जो है, उसको जो है रिलेट कर रहा है। तो यहां प्रॉपर्टीज में हम क्या समझे कि यह एक भौगोलिक अवधारणा है। इसका मतलब देश के सीमा के भीतर चाहे देसी कंपनी काम करे, चाहे विदेशी कंपनी उत्पादन करे या सेवा दे, वो सभी हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा। इसका मेन जो है भौगोलिक कंस्ट्रक्शन है, भौगोलिक अवधारणा है। इसके हिसाब से जीडीपी तय होती है। ठीक है, देसी विदेशी हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा जीडीपी में समुद्री सीमा भी शामिल होती है। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि भाई भारतीय मछुआरा को श्रीलंका वाले ने पकड़ लिया, तो क्या है कि अपने जो पूर्णतः अपने अधिकार में राजनीतिक सीमा है हमारा समुद्र में, उससे आगे चला जाता है। ठीक है भाई, है ना, उनके हिस्से में चला जाएगा तो पकड़ा जाता है, अलीगल माना जाता है। ठीक है, तो जो जीडीपी होती है किसी भी देश की, जो उसकी समुद्री सीमा होती है, हालांकि समुद्री सीमा 370 प्लस किलोमीटर में तक होती है किसी भी देश की, लेकिन जो लगभग 22 किलोमीटर तक होती है वो पूर्णतः उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है, उस पर किसी बाहरी देशों का इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, तो जीडीपी के गणना करने में, गणना क्या है, भौगोलिक अवधारणा है। देश के अंदर यानी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर देसी आदमी काम करे, चाहे देसी कंपनी काम करे, विदेशी आदमी काम करे, विदेशी कंपनी काम करे, ये सभी हमारे ही जीडीपी का हिस्सा होगा। साथ ही साथ समुद्री सीमा भी शामिल होती है, जहां पे मछली वगैरह पकड़े जाते हैं, वो सब भी जीडीपी का हिस्सा होता है। यह बाजार मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। ये निर्यात से संबंधित है, इस चीजों को काट देना थोड़ा, है ना। ये जो है पूर्णतः सटीक नहीं है, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। इसको जो है मैं यहाँ पे काटता हूं, पीडीएफ में काट के दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये काफी हद तक सही है लेकिन गलत भी है ना। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इस लाइन में, जीडीपी की प्रॉपर्टीज में इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, किसी देश की प्रादेशिक जो जल सीमा होता है, अभी जैसा कि मैंने चर्चा किया ये जीडीपी का हिस्सा होता है। तो जो टेरिटोरियल सी होती है वो 12 नॉटिकल मील यानी लगभग 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है। ये राजनीतिक जो है पूरी तरीके से पकड़ होता है उस देश का जिसके किनारे ये 22 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। उसके आगे फिर और क्षेत्र होते हैं, है ना। इसके अलावा नोट करके यहां पे मैंने लिखा है, जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है। ऐसा क्यों? कि भाई अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी शामिल कर ले, फाइनल गुड्स को भी शामिल कर ले, तो क्या होता है, डबल काउंटिंग की समस्या आ जाती है। मतलब है अपने पास 1 ही रुपया, उसको एक बार बाएं जेब में रख के गिनती कर ले और एक बार दाएं जेब में रख के गिनती कर ले, तो 2 रुपया समझने की भूल हो जाएगी। तो ये चीज से बचने के लिए जो है जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है जो उपभोग करने के लिए रेडी होता है। जैसे आटा से ब्रेड बना, है ना, तो आटा भाई जो ब्रेड के लिए इनिशियल वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु हो गई, तो उस ब्रेड के प्राइस में उस आटे का प्राइस भी इंक्लूड रहता है। इसीलिए अगर ब्रेड की गणना की जाएगी तो उस पार्टिकुलर आटा की गणना नहीं की जाएगी जिससे ब्रेड बना है। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है भाई, इससे डबल काउंटिंग हो जाती है।
अब इन सब चीज को छोड़ के एक और टर्म आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आपने जीडीपी को समझा है, उनके प्रॉपर्टीज को समझा है, फैक्टर कॉस्ट को समझा है, मार्केट प्राइस को समझा है और सभी चीजों को रिलेट किया है, साथ ही साथ समुद्री सीमा क्षेत्र को भी समझा है, कितने किलोमीटर तक की होती है, पास्ट में क्वेश्चन आ चुकी है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो देखिए जो एनडीपी होता है, मैंने आपसे आज से 50-60 वर्ष पहले एक क्वेश्चन बताया, मतलब एक टर्म कही थी, स्टेटमेंट कही थी कि जब भी इकोनॉमिक्स में आपको जी शब्द को हटाना हो, है ना, तो उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देना, ओ एन बन जाता है। जी एन में कन्वर्ट कब होता है, जब डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। ऊपर के सूत्र को देखो, एनडीपी यानी ये जीडीपी के जैसा ही है, लेकिन जी के जगह पे एन आ गया है, यानी ग्रॉस के जगह पे नेट हो गया है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मूल्यह्रास को घटाना पड़ता है। मूल्यह्रास क्या होता है, कई बार समझा चुका हूं। जैसे आज आपने एक स्कूटर खरीदा, 4 साल चलाने के बाद जितना में आप खरीदे थे उतना में तो नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने इस्तेमाल किया, जिसमें कई सारे पार्ट पुर्जे घसे हैं, तो जो घिसाई है ना, उसे ही डिप्रिसिएशन बोला जाता है ना। डिप्रिसिएशन वैल्यू मतलब कितना घट, जैसे 1 लाख मिली है, 90,000 में बिक गए, तो 10,000 आपका डिप्रिसिएशन वैल्यू हो गया। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना, जब जीडीपी में आप मूल्यह्रास को घटाएंगे तो एनडीपी निकल करके आएगा। इसके अलावा एक होता है जीएनपी। जीएनपी यहां ग्रॉस वाला टर्म है, फिर एनएनपी बनेगा ये। ठीक है, तो पहले जीएनपी को समझते हैं। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी भौगोलिक अवधारणा था, है ना, जैसे जीडीपी भौगोलिक अवधारणा था, ये जीएनपी क्या होता है, नागरिक अवधारणा होता है। ये जीएनपी क्या होता है, नागरिक अवधारणा होता है, नेशनलिटी कंसेप्ट होता है। यह बताता है कि यह बताता है कि केवल भारत के नागरिकों के द्वारा चाहे देश में चाहे विदेश में पैसा कमाया गया हो, ये कुल मिलाकर जीएनपी कहलाता है। ठीक है भाई, फिर से समझो, जीडीपी में भौगोलिक अवधारणा था, भारतीय दायरे के अंदर रह के देशी या विदेशी आदमी के कमाया गया धन या दिया गया सेवा जीडीपी है। जीएनपी क्या है, ये नागरिक अवधारणा है। इसमें सिर्फ देशी आदमी, चाहे वो विदेश में रह के कमा रहा है या देश में रह के कमा रहा है, ये इंडियन जीएनपी का हिस्सा होगा। समझ में आया, दोनों बात सुनने में बहुत मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन दिमाग को स्लो करके थोड़ा समझोगे तो अलग अलग है दोनों। यहाँ पे जीएनपी का सूत्र लिखा हुआ है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक्स और एम का मतलब अगर आपको समझ जाए तो इस फॉर्मूला को आप समझ जाओगे, क्योंकि जीडीपी आप पहले से ही समझ चुके हो अभी अभी। देखिए एक्स बराबर होता है विदेशों से भारतीयों की कमाई, जो मान लीजिए इंग्लैंड में जाके कोई कमा रहा है, और एम का मतलब होता है कि भारत में रह के कोई इंग्लैंड का आदमी कमा रहा है, यानी भारत में विदेशियों की कमाई। तो जीडीपी में भारतीय नागरिकों द्वारा बाहरी एरिया में कमाए गए धन को जोड़ा जाता है, और इंडिया के क्षेत्र में रह के कोई विदेशी आदमी कमा रहे हैं उनके आय को घटाया जाता है, और उनसे जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है भाई, अब जीएनपी को एनएनपी में कन्वर्ट करना है, तो अभी मैंने एक ऊपर सूत्र बताया था कि भाई जब भी इकोनॉमिक्स के टर्म में जी को हटाना है और एन को लाना है तो डिप्रिसिएशन को घटा दो। तो जीएनपी को एनएनपी में कन्वर्ट करना है, इट मींस जीएनपी में से जो है आपका मूल्यह्रास को घटाया जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे नोट करके, इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है ये, नोट करके कारक लागत पर निकाले गए एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट पे निकाले गए एनएनपी को ही आधिकारिक रूप से देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम माना जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्त, है ना। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन रखा है शुरू में। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार पीएम धन धान कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है हमारा, पीएम धन धान कृषि योजना में किसानों के पशुधनों को टीका लगाया गया है। बिल्कुल सही है, किसानों के जो पशुधन है उनको टीका भी लगाया गया है मुफ्त में। दूसरा स्टेटमेंट है, इस योजना को जिला स्तर पर क्रियान्वयन हेतु गठित समिति का प्रधान जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर होते हैं। ये भी सही है। उपयुक्त दोनों कथन आपका जो है दोस्त सही हो गया। कथन को भी याद रखना, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहे हैं, तो जो स्टेटमेंट सत्य है डायरेक्ट हूबहू कभी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, आइए, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना पीएमडीडीकेवाई की शुरुआत केंद्रीय बजट 2025 में अक्टूबर माह में इसे जो है स्वीकृति मिली थी, बाद में इसको जो है पास किया गया। इसे नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी के अनुरूप बनाया गया है। इसमें कितने जिले को शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है जिनकी उपज जो है
औसत उपज कहिए, है ना, माफ कीजिए, जिसकी प्रोडक्शन या उपज जो है राष्ट्रीय औसत उपज से कम है, यानी कम उत्पादन वाले 100 जिला को शामिल किया गया है आपके प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना में। ठीक है भाई, निम्नलिखित उद्देश्य शामिल है इस कार्यक्रम का। तो कौन कौन से और उद्देश्य शामिल है, अभी आपने समझा कि भाई प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की शुरुआत 2025 में होती है। इसमें 100 ऐसे जिले शामिल है जिसमें बहुत कम प्रोडक्शन होता है अन्य जिले की तुलना में, है ना। और ये किस मॉडल पे है, तो नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पे कार्य करता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कृषि उत्पादकता, सॉरी उद्देश्य है कृषि उत्पादकता और किसान के आय में वृद्धि करना है। भैया कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो किसान के आय में वृद्धि होगी, ये अंडरस्टूड है। फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धति को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण और मूल्य संवर्धन का विकास करना, आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए महिलाओं, युवाओं और संबद्ध क्षेत्रों जैसे डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट पालन को समर्थन देना, यानी कृषि से संबंधित गतिविधियों को प्रमोट करता है। आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान्न, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों कृषि ऋणों तक पहुंच में सुधार करना। ये सभी के सभी जो है इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। किस पे लागू होता है, फर्स्ट 100 डिस्ट्रिक्ट जिसमें क्या है, प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन से कम है। ठीक है भाई, हर चयनित जिले में योजना को जो चलाने के लिए या क्रियान्वयन करने के लिए जिला धान्य धान कृषि समिति का गठन किया जाएगा। और इस समिति का बॉस कौन होगा, तो उस पार्टिकुलर जिला का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आपने एक टर्म पढ़ा है जो नीति आयोग का जो है कार्यक्रम है, तो इसे समझते हैं। इसकी शुरुआत 2018 में किया गया था। ठीक है, इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया था, तो 112 जिलों को शामिल किया गया था। ये जो आंकड़ा है, कितने राज्य में, कितने जिले में कितने स्टेशन बनेंगे, कितने नए हॉस्पिटल बनेंगे, कितने नए एम्स बनेंगे, कितने नए एयरपोर्ट बनेंगे, तो बजट के सार से यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए रखता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना। तो भाई एडीपी के तहत 112 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक अवसरों में सुधार करना है। यह नीति आयोग द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जाता है। अब देखिए नीति आयोग क्या है, आपको कई बार बता चुका हूं तो बताने की जरूरत नहीं है। ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे आया था, 2015 में आया था। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था। प्लानिंग कमीशन, और इसमें एक बेसिक फर्क है कि प्लानिंग कमीशन जो है हर 5 वर्ष के लिए योजना का गठन करता था। ये जो है एक लंबे टर्म के लिए योजना बनाता है, ये हर 5-5 साल के लिए नहीं बनाता है। ठीक है, और देखिए, तो यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि राज्य के सहयोग से लिख रहा है। ठीक है, तो राज्य में एक जो है अधिकारी होते हैं जिसे राज्य का मुख्य सचिव कहा जाता है। तो राज्य के मुख्य सचिव, नीति आयोग और जिला के सहयोग से ये वाला कार्यक्रम चलता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना जो है किसके सहयोग से चलता है, तो जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सहयोग से। ठीक है, राज्य में मुख्य सचिव क्या होता है और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, यहां से पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं और लकली मैं बता चुका था। ठीक है, राज्य के मुख्य सचिव का चयन पूरी तरीके से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के द्वारा राज्यपाल के नाम से किया जाता है। इस टर्म को आप समझे कि नहीं समझे, देखिए चीफ मिनिस्टर के द्वारा, सीएम के द्वारा किया जाता है, लेकिन आपको पता है कि भाई राज्य के जो भी काम होते हैं वो गवर्नर के नाम से होता है। तो सीएम अपॉइंट जरूर करता है चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन किसके नाम से जो है पत्र निकलता है, तो गवर्नर के नाम से निकलता है। ठीक है, ये सीएम के कार्यकारिणी जो है अधिकार है। ठीक है, कार्यकारी अधिकार है, क्षेत्र में आता है। ठीक है भाई, और ये चीफ सेक्रेटरी कौन बनते हैं, तो जनरली वरिष्ठ आईएएस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे नोट करके करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लिख लेना जो कंटेंट नहीं लोगे। हाल में ही संजय जाजू को तेलंगाना का तथा विश्वनाथ सिन्हा को केरल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 2026 की बात कर रहे हैं हम, है ना। ये आपसे पूछे जाएंगे। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, एक टर्म हमने आपको सुनाया है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 2025 में मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को दालों के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है और विदेशों से होने वाले आय को समाप्त करना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 से स्टार्ट करके 30-31 तक 6 वर्षों तक लागू किया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगी गुनगुना ना, वो 2:30 बजे तक आता है गाड़ी। आप देख लीजिए, जाइए एक सेकंड, जाओ जाओ धीरे से। अगला क्वेश्चन है हमारा,
रोकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को सही व्याख्या करता है? ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है हमारा स्टेटमेंट, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में आने वाले व्यापारिक पवने का मिलन बिंदु है। जी आपने सही समझा है, जो ITCZ क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, दोनों गोलार्ध से आने वाली हवाएं एक दूसरे से टकराती है और ज्यादा गर्मी लाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून आता है इसमें ITCZ जोन का उत्तरी विस्तार होता है। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे जो है ना, सही हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, इमेज से समझाएंगे, नीचे पहले चल लो। देखो ITCZ जोन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे MTS वगैरह में। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। यह पृथ्वी पर भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास दोनों इस पार्ट में स्थित, मतलब उत्तर और दक्षिण के साइड में स्थित जो है एक क्षेत्र है जिसे हम ITCZ जोन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यह फिक्स नहीं होता है। वैसे अगर आप इक्वेटर के हिसाब से पूछेंगे कि ये कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर आपके 0 डिग्री पे होता है, यहाँ से 5 डिग्री और यहाँ से 5 डिग्री। ये क्षेत्र होता है आपके, जो पट्टी होते हैं ये वाले, ये होते हैं ITCZ जोन। लेकिन इसकी स्थिति बदलती रहती है सूर्य के गमन के साथ। ये कैसे होता है, नीचे बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमने समझा कि भाई ITCZ जोन इक्वेटर के पास होता है, इतना ही काफी है। एक क्वेश्चन बताना मेरे दोस्त, इक्वेटर पे कितने देश, जाने दीजिए, इक्वेटर पे कितने एशियाई देश जो है स्थित है, कितने एशियन देश स्थित है? बस एशियन कंट्री, एसी लिख दिया हूं, बताना कितने हैं इक्वेटर पे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर से आने वाले व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, है ना, कन्वर्ज होती है उत्तरी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है ना। भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर जो है, वहां पे क्या होता है, सूरज की किरणें जो है साल भर सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ की हवा बहुत गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। हवा ऊपर उठने के कारण जमीन के पास बहुत कम वायुदाब, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, लो प्रेशर का क्षेत्र जहां बनेगा वहां पे मैंने क्या बताया था, वर्षा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा अच्छा खासा होता होगा, ये आपको समझना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट है, इसके आसपास के क्षेत्र को शांत कटिबंध या डोलोड्रम्स कहा जाता है। भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र है उसे डोलोड्रम कहा जाता है, हिंदी में शांत कटिबंध कहा जाता है। एक शांति सागर है जो चंद्रमा पे स्थित है, ये शांत कटिबंध है जो इक्वेटर पे स्थित है। अब देखिए ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और भारतीय मानसून, मतलब भारतीय मानसून को ये चीज कैसे इफेक्ट करता है। यह गर्मियों में, जब गर्मियों में सूरज उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा की ओर चमकता है तो ITCZ खिसक कर उत्तर में भारत के विशाल गंगा के मैदान के ऊपर आ जाता है, तब इसे मानसून गर्त भी कहते हैं। अब मैंने जैसा कि बताया था कि भाई ITCZ जोन अगर मतलब इक्वेटर के हिसाब से पूछे तो इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री दोनों साइड होता है, लेकिन इसकी स्थिति सूर्य के गमन के साथ बदल जाती है। धीरे धीरे सूर्य क्या होता है, इस कर्क रेखा से उत्तर साइड में जब चलना स्टार्ट करता है तो यही पट्टी जो है, मान लीजिए इस वाले पार्ट में आ जाता है जहां पे इंडिया के कर्क रेखा गुजरती है, यानी गुजरात राजस्थान वाले सीधी लाइन में एक पट्टी क्रिएट करता है लो प्रेशर का, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। अब नीचे इसको जब इमेज से दिखाएंगे ज्यादा समझ में आएगा। मतलब जो ITCZ सेक्टर है वो एक जगह कोई फिक्स नहीं रहता है, जैसे जैसे सूर्य चलेगा ये भी बढ़ता रहता है। वैसे ही जैसे शैडो को आपने देखा होगा, दिन के समय आपका शैडो कहीं और बनता है, दोपहर के समय किसी और पार्ट में और शाम के समय किसी और पार्ट में। वो क्यों होता है, सूर्य के रोटेशन जैसे जैसे होता है वैसे उसका इफेक्ट रहता है उस पर। यहाँ भी ITCZ पे वही इफेक्ट समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, कि भाई ये एक फिक्स नहीं है कि यही रहेगा ये जोन, ये भी सूर्य के मतलब चलने पे डिपेंड है, आगे बढ़ने पे बदल जाती है इसकी भी क्षेत्र। ठीक है,
आइए नोट यहाँ पर क्या लिखा है कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, इसका मुख्य कारण ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना है ना। और भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून में होती है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, ये है आपके जो है मैंने एक छोटा सा इक्वेटर बनाया है, हल्का टेढ़ा हो गया है। अब क्या होता है कि सूर्य यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री जाएगा, है ना, कर्क रेखा की तरफ गमन करेगा, और फिर सूर्य इक्वेटर से 23.5 डिग्री इधर गमन करता है, यानी मकर रेखा की तरफ गमन करता है। तो जब सूर्य यहाँ अपने को मार्च में 21 मार्च को इक्वेटर पे आता है, जिस दिन विषुव होता है, इक्विनॉक्स होता है, दिन और रात की अवधि एक जैसे होता है। अब सूर्य जो है समय के साथ साथ उत्तर की तरफ खसकना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे खसकता है, और जब इंडिया के जो कर्क रेखा वाला रीजन है, चूंकि इंडिया इक्वेटर से नॉर्थ में स्थित है ना, और कर्क रेखा वाला पट्टी कहाँ है इंडिया में, है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र में। तो जब यहाँ आता है ना, तो एक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट कर देता है ये ITCZ जोन, ठीक है ना। इसे ही मानसून गर्त कहा जाता है। अब तो समझ में आया होगा ना भाई, है ना। तो अब इसे पढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण ITCZ के उत्तर की ओर खिसकना है। आमतौर पे सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून में होती है इंडिया के अंदर। अब देखिए, सूर्य साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर सीधा 90 डिग्री पर चमकता है। और फिर जैसे 21 मार्च फिर 22 मार्च को क्या होगा, थोड़ा खिसकेगा किधर, उत्तर की तरफ सूरज, ठीक है। और 24 सितंबर को क्या होगा, थोड़ा खिसकेगा दक्षिण की तरफ सूरज, ठीक है। और ये जो 2 डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये एग्जैक्ट इक्वेटर पे सूरज होता है, एकदम जो है राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा 90 डिग्री पे, ठीक है भाई। और इस घटना को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। आपके SSC में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपसे पूछा जाता है इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है। तो जब दिन और रात की अवधि एकदम 12-12 घंटे की होती है ना, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। 2 बार होता है, एक शरद इक्विनॉक्स, एक आपका जो है गर्मी के समय वाला। देखिए यहाँ पे ये जो आप लाल पट्टी देख रहे हैं, ये जो आपने लाल पट्टी देख रहे हैं, ये ITCZ जोन आम वे में है जब आपके सूर्य कहाँ पे है, इक्वेटर के ऊपर है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, तो समय के साथ साथ ये ITCZ जोन इधर की तरफ खिसकता है। और 23 सितंबर के बाद जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तो समय के साथ इधर खिसकता है आपके ITCZ जोन। यही खिसक के लगभग अपना मानसून कब स्टार्ट होता है, जून में। तो जून जुलाई के आसपास में ये पीला वाला से जो थोड़ा नीचे, यानी यहाँ पे मान लीजिए आपका एक लो प्रेशर का पट्टी क्रिएट होता है, जिसे मानसून गर्त कहा गया था। अब इस इमेज में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये कर्क रेखा वाला एरिया है, भारत जहां लिखा है इसके ऊपर, इस क्षेत्र में एक लो प्रेशर की बेल्ट बन जाती है जून जुलाई के महीने में, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है। और इसका मूल कारण क्या है, यही ITCZ जोन क्या हुआ है, खिसक करके क्या हो गया है, खिसक करके क्या हो गया है, उत्तर के एक सेकंड, खिसक करके क्या हो गया, ITCZ जोन गंगा के मैदानी भाग तक आ गया है, ठीक है भाई, ध्यान रखना, है ना। तो एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। तो ये कैसे होता है बताया, सूरज के चलने पे डिपेंड करता है, एक जगह फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानसून गर्त। बीच में फोन मत किया, मानसून गर्त, है ना। गर्मियों के दिनों में उत्तर भारत में मैदानों में बनने वाला एक कम वायुदाब लो प्रेशर का बेल्ट है। अभी जैसे कि मैंने कहा, ये भाई सूरज के चलने के साथ साथ यही ITCZ आगे गंगा के कर्क रेखा की जो सीमा होता है वहां पे एक बेल्ट बनाता है ना। ये लो प्रेशर का बेल्ट है। जब जून जुलाई के महीने में सूरज की किरणें भारत की उत्तरी हिस्से कर्क रेखा के पास पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ की हवा हल्की होकर तेजी से आसमान की तरफ उठने लगती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पास्ट में पूछा गया है कि हवा हल्की होने से उसमें क्या हो जाता है। तो भाई हवा हल्की होना मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाना, घनत्व कम हो जाना, और घनत्व कम होगा तो हल्का होगा, और हल्का होकर ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है। जिससे कम वायुदाब की एक लंबी क्षितिज पट्टी हॉरिजॉन्टल बेल्ट का निर्माण होता है। यह बेल्ट भारत के लगभग सभी हिस्से में वर्षा कराता है। फिर आप कहोगे कि भाई ये पट्टी तो इधर कर्क रेखा के आसपास बना था, तो ये सभी हिस्सों में बारिश कैसे कराएगा। भाई ये लो प्रेशर का बेल्ट है, और आपको पता है कि हवा हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चला करता है, ठीक है। तो ये लो प्रेशर की बेल्ट जो है अपने जितने भी वाटर बॉडीज है, जैसे वेस्ट में आपका अरब सागर है, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, और साउथ में हिंद महासागर, है ना। तो यहाँ से जो है नमी युक्त हवा को अपने आसपास मतलब अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। तो जो अरब सागर से खींचता है, ये यहाँ पे केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र वगैरह में वर्षा कराता है। ये पूर्व साइड से जो खींचेगा इस पार्ट में होगा, यानी ये लगभग भारत के सभी हिस्से में वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। यहाँ पे वृष्टि छाया एक वर्ड आता है बारिश को जब हम पढ़ते हैं,
तो वृष्टि छाया क्या होता है, मान लीजिए कोई भी नमी युक्त हवा जो है किसी बड़े अवरोध से टकराता है ना, कि जैसे महाराष्ट्र का ही ले लीजिए, तो यहाँ पे जो सह्याद्री रेंज है यानी पश्चिमी घाट है, तो अरब सागर से उठने वाली जो नमीयुक्त हवा है वो पश्चिमी घाट से टकराता है और जिस साइड टक्कर होती है उसी साइड ये ऊपर उठ जाता है और संघनित होकर वर्षा कराता है। उसके अपोजिट साइड में कम वर्षा होता है, तो वही जो जहां पे कम वर्षा होता है उसे हम वृष्टि छाया कह देते हैं। इसको पढ़ते हैं वृष्टि छाया, रेन शैडो एरिया या पवनाभिमुख ढाल। वृष्टि छाया समझ गए ना, कोई भी नमीयुक्त हवा जब किसी अवरोध से टकराता है तो टक्कर जिस साइड होती है उसी के ऊपर उठ जाती है हवा और उसी क्षेत्र में वर्षा कराती है बाद में, ठीक है। तो इनके अपोजिट साइड में कम वर्षा होती है, उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं या पवनाभिमुख ढाल कहते हैं, है ना। और जिधर वर्षा होता है उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश भारत में ही होती है, एक पार्टिकुलर जगह है, मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होने वाला स्थान कहिए तो बारिश भारत में होती है, मौसिनराम में होती है, ठीक है, मेघालय में है। और ये अगर पहाड़ी रेंज के हिसाब से पूछे तो कहिए खासी पहाड़ी रेंज में होती है, क्योंकि मेघालय में कई पहाड़ी रेंज है जो फेमस है, गारो, खासी, जयंतिया। भारी बारिश के कारण एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है, वो कौन सा मिट्टी होता है, तो ये होता है आपकी लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी होता है, लेटेराइट सोइल होता है, जिसका मेन कारण है क्यों बनता है लेटेराइट मिट्टी, तो भारी बारिश के कारण। क्या होता है कि जब भारी बारिश होती है तो जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं, है ना, वो घुलनशील खनिज और पोषक तत्व जैसे सिलिका, चूना, ये क्या होता है पानी के साथ बहकर नीचे की परतों में चला जाता है और ऊपर इनसे लेस हो जाता है मिट्टी। इस प्रक्रिया को निक्षालन या लीचिंग कहते हैं, ठीक है। और फिर जो मिट्टी बच जाती है ऊपर में उसे हम लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे भाई लेटेराइट मिट्टी का मुख्य कारण क्या है, तो तेज वर्षा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर क्या रहना चाहिए, निक्षालन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्रिकेट से संबंधित विभिन्न कीर्तिमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिकेट में जो रिकॉर्ड बनते हैं उनसे संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह है। अब ये सही है कि नहीं अभी देखेंगे। स्टेटमेंट 2 है, टी20 क्रिकेट मैच में किसी बॉलर के द्वारा अधिकतम 4 ओवर तक ही बॉलिंग किया जा सकता है। ये सही है। अब गांव घर में आप खेलेंगे तो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक अच्छा ऑफिशियल मैच होगी तो आपको जो है 4 ओवर तक ही बॉलिंग कराया जाएगा, खास करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, टी20 में, है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट का आंसर है अर्शदीप सिंह, लेकिन यहाँ पे जसप्रीत बुमराह लिखा है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 ही खाली सही है, पहला गलत है। आइए समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट मैच में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह है। कौन है भाई, अर्शदीप सिंह है, सरदार जी हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर टी20 वाले फॉर्मेट में 100 विकेट तक पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसके बाद कई और खिलाड़ी जो है 100 विकेट ले चुके हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी है, हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन बाद में सबसे पहले जो है अर्शदीप सिंह 100 विकेट लिए थे टी20 क्रिकेट के अंदर भारत के लिए। देखिए, जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। दोनों ही कथन में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब सिर्फ टी20 क्रिकेट में भारत के लिए 100 विकेट लेने वाले फर्स्ट विकेट टेकर तो अर्शदीप सिंह, और तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट तक पहुंचने वाले पहले बॉलर तो जसप्रीत बुमराह। इन्होंने दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने 100वें टी20 विकेट पूरा किया था। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का जो कीर्तिमान है, ये कोई और नहीं जसप्रीत बुमराह के नाम है। इन्होंने 29 रन अपने बल्ले से बनाया था और 9/6 6 रन जो है अतिरिक्त आए थे। टोटल 35 रन का ओवर हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले जो भारतीय हैं, जैसा कि मैंने कहा अर्शदीप सिंह फर्स्ट हो गया, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल इत्यादि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना है। यहां से एक और क्वेश्चन निकल के आएगा, है ना, कि भाई जैसे अभी मैंने बताया कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी, उसी प्रकार से तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाला, 100 रन या इससे अधिक रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी
सुरेश रैना है। महिला क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मिंधाना है, इसको ध्यान रखना। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज है, इसे ध्यान रखना है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय ओडीआई मैच में पहला शतक कपिल देव ने लगाया था वर्ल्ड कप के दौरान, 175 रन की पारी, जो इनकी हाईएस्ट स्कोर भी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सौरव गांगुली ने 13 जुलाई 2002 को कौन सा मैदान था, लॉर्ड्स का मैदान है ना, नेटवेस्ट ट्रॉफी के दौरान अपने टी शर्ट निकालकर जो है खुशी का इजहार किया था। ये भी आपके एग्जाम में कई दफा आएंगे। इसके ऊपर पिक्चर बन रहा है जिसमें राजकुमार राव हीरो होंगे, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत आजाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक महान बल्लेबाज विजय हजारे ने लगाया था। भारत के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक लाला अमरनाथ 1933 में लगाए थे। अब इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा मतलब दोनों स्टेटमेंट में थोड़ी सी समझ रखिए। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 की बाद की बात है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक लगाए थे विजय हजारे, और ओवरऑल सबसे पहले शतक लगाए थे टेस्ट मैच में भारत के लिए लाला अमरनाथ 1933 में, है ना। इनके अलावा आईपीएल में सबसे पहले 100 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है, मिश्रा जी हैं, अमित मिश्रा, ठीक है। जबकि सबसे पहले 100 विकेट लेने वाले विदेशी गेंदबाज लसित मलिंगा जी हैं, श्रीलंकन, ठीक है। इसके अलावा आईपीएल में वर्तमान समय तक सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल है ना। इन्होंने 200 के आंकड़ा छूने वाला पहला गेंदबाज भी बना था और सबसे अधिक विकेट अभी तक इन्हीं के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक दूसरा रन बनाने वाला जो है विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर के बाद, जिन्होंने कुमार संगकारा को तीसरे स्थान पर धकेलकर दूसरा स्थान हासिल किया है। अभी फर्स्ट पे है सचिन तेंदुलकर, दूसरे पे है विराट कोहली और तीसरे पे है कुमार संगकारा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। इनके अलावा भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं ये है सचिन तेंदुलकर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एकमात्र प्लेयर है, क्रिकेट खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न दिया गया है 2013/14 में, है ना। ये क्यों होता है 2013/14 में बता चुका हूं, वो है सचिन तेंदुलकर। 2013 के लास्ट में इन्होंने संन्यास की घोषणा किया और संन्यास की घोषणा करते ही इन्हें भारत रत्न देने की ऐलान हो गई, लेकिन इनको हैंड रिसीव्ड जो है 2014 में हुआ था भारत रत्न, है ना, शायद फरवरी का महीना था, ठीक है भाई। इसके बाद वीरेंद्र सहवाग भी दोहरा शतक बना चुके हैं ओडीआई में, रोहित शर्मा भी, ईशान किशन भी और शुभमन गिल भी, ये सभी जो है दोहरे शतक बना चुके हैं वनडे इंटरनेशनल में। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी खेलने का जो रिकॉर्ड है ये रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन, ये बहुत बड़ा स्कोर है ना। इसे तोड़ने के लिए वैभव सूर्यवंशी मुझे वर्तमान में लग रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। इनके अलावा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वर्तमान समय तक भी क्रिस गेल के नाम है। क्रिस गेल, इन्हें यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है, इन्हें यूनिवर्स बॉस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा द सिक्स मशीन, है ना। इनके अलावा अब तक आईपीएल में सर्वाधिक रन, सर्वाधिक शतक, सर्वाधिक चौके, ये तीनों में रिकॉर्ड किसके नाम है, विराट कोहली के नाम है अभी तक वर्तमान में आईपीएल के दृष्टिकोण से। अब आईपीएल 2026 की थोड़ी सी झलक, है ना। आईपीएल 2026 के विजेता टीम कौन है, रॉयल चैलेंज बंगलुरु है। उप विजेता टीम कौन है, गुजरात टाइटंस है, ये 2 बार जीते हैं, पिछली बार भी जीता था। फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराया गया था, पहले कहीं और फिक्स था लेकिन बाद में किसी कारणवश यहाँ पे कराया गया था। इसमें पर्पल कैप का विजेता कैगिसो रबाडा है। ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सर्वाधिक छक्के, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये सभी पुरस्कार एकल आदमी वैभव सूर्यवंशी को दिया गया, जो बिहार से आते हैं और राजस्थान रॉयल के लिए खेलते हैं बहुत कम एज में, ठीक है। इनके अलावा भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को हाल में ही मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी द्वारा मानद सदस्यता जो है ऑनररी लाइफ मेंबरशिप प्रदान किया गया है, इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी टी20 क्रिकेट के कप्तान बदल गए हैं इंडिया में, श्रेयस अय्यर को बनाया गया है, ये भी हो न हो आनन फानन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मध्यकालीन भारत के घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, 1309 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल सन 1296 से 1316 तक था, लगभग 20 वर्ष था, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में जो है यहाँ पे राइट हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहा है,
राइट हो रहा है। ठीक है, आइए नीचे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन खिलजी वंश के सेकेंड बड़े शासक हुए। ठीक है, इसकी जो शासन अवधि रहा था 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुलाम मलिक काफूर, जो उनके चचा जान से मिला था इनको, है ना, मलिक काफूर को, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है, इनके अगुवाई में या नेतृत्व में इन्होंने दक्षिण भारत के कई बड़े विजय जो है हासिल किए थे। इनका सही क्रम मैं नीचे दिया हूं, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी विजय था, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं आपके एग्जाम में, तो इनके क्रम वाइज पढ़ना सही रहेगा। सबसे पहले दक्षिण विजय के संदर्भ में सबसे पहले ये आक्रमण करते हैं, कहां पे ये करते हैं भाई, देवगिरी का अभियान, है ना, देवगिरी पे आक्रमण करते हैं। उस समय यादव वंश के राजा रामचंद्र देव का शासन होता है, और ये जितने भी दक्षिणी विजय है सबका नेतृत्व कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम या हजार दिनारी मलिक काफूर। इसके बाद दूसरा अभियान होता है 1309 में, यह भी दक्षिणी अभियान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल पे आक्रमण करते थे। ठीक है, इसके अलावा यह आक्रमण काकतीय वंश के प्रतापी शासक प्रताप रुद्र द्वितीय के शासन काल में जो है हुआ था। इसे रुद्रदेव सेकेंड भी कहा जाता है। प्रताप रुद्र सेकेंड को कौन से वंश से ताल्लुकात हैं, काकतीय वंश से। काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी, वारंगल। इस पे अलाउद्दीन खिलजी या मलिक काफूर कब आक्रमण करते हैं, 1309 में। एक पॉइंट में कई सारे जो है मतलब डोज है आपके जीके का, बस पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, है ना। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसा रिफाइंड तुम्हें वर्तमान समय तक तो ना किसी किताब में मिलेगा, ना कोई टीचर पढ़ाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, चाहे तुम मानो मानो। ठीक, द्वार समुद्र का अभियान 1310 में, 1310 और 11 के बीच। यह अभियान होयसल वंश के राजा वीर बल्लाल तृतीय के समय हुआ था। एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे हमारे कंटेंट लिए हैं उसे सर्कुलेट ना करें, इससे जो है इसका तौहीन होता है और हमारी मेहनत की मजाक होती है। तो किसी को ना शेयर करें, आप खुद पढ़े खुद सफल बने, क्योंकि मेरा मानना है कि जो 2000 की किसी का क्लास ले सकता है वो 70 रुपए की पीडीएफ जरूर ले सकता है। ठीक है, 1311 के दौरान ही उन्होंने पांड्या राजवंश पे आक्रमण किया और विजय हासिल किया। ये चौथा था, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के और भी कई सारे जो है अच्छे अच्छे काम हैं, या फिर बनाने की बात है, कोई चीज बनवाए हैं, तो इनके बारे में हम नीचे देखेंगे। जिसमें एक आता है अलाउद्दीन खिलजी का जो है मार्केट रिफॉर्म्स, बाजार नियंत्रण प्रणाली सिस्टम, अस्थायी सेना रखने और नगद वेतन देने की प्रथा, मंगोल आक्रमण को रोकने की जो है काम उन्होंने किया था। ये सब इनके अच्छे काम में आते हैं। ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है ना, ये क्या होता था कि भाई महंगाई से बचाने के लिए लाया गया था। कल हो के एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि भाई बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लाया गया था, तो उस समय महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया गया था। देखिए कब से इस चीजों को जो है मतलब पीछा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है महंगाई गया नहीं। बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या था, चीजों की जो रेट है वो सरकार फिक्स किए थे, ताकि जो उनके सेना लोग होते थे जिनको एक फिक्स वेतन मिलता था, उनमें उनका गुजारा भत्ता हो सके। अब कोई भी आदमी एक लौकी 20 रुपए में बेचे, कोई 50 में बेचे, ऐसा नहीं होगा, सब 20 में ही बेचेगा। उस हिसाब उस समय का जो चीजों पे लगाया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में करवाए गए प्रमुख निर्माण कार्यों में आता है अलाई दरवाजा। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों में। ये काफी फेमस है, जो कुतुब मीनार के पास है, और ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है आपका सौदर्न गेट है, प्रवेश द्वार है। सीरी का किला भी इन्होंने ही बनाया था। हौजे खास का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों का FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के विजेता कौन रहे हैं। ठीक है, तो ये रहे हैं भैया जर्मनी। कौन रहे हैं, जर्मनी इसका राइट आंसर है। बीच बीच में देख लेता हूं कैसा दिखता है ना। पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप की शुरुआत जो है 1979 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। ठीक है, एक आइस हॉकी भी होता है, इसीलिए फील्ड हॉकी लिखना जरूरी है। 1985 से 2021 तक 4 साल पे आयोजित किया जाता था, लेकिन 2021 के बाद यह 2 साल पे आयोजित किया जाने लगा, लोकप्रियता को देखते हुए। ठीक है, पुरुषों का FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है भारत के चेन्नई में किया गया था। देखिए जो क्रिकेट है वो तो बहुत जगह उनके लिए फेमस स्टेडियम है, लेकिन जो ऐसे खेल हैं, हॉकी हो गया, स्क्वैश हो गया, शतरंज हो गया,
इन सब की जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता होगी वो जनरली चेन्नई के अंदर होता है या फिर दिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। अब तो अहमदाबाद भी जो है राष्ट्रमंडल खेल के लिए नॉमिनेट है, जो नेक्स्ट राष्ट्रमंडल खेल है 30 के अंदर, है ना। तो भैया यहाँ पे जो है पुरुषों का FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चेन्नई के अंदर हुआ था। जहां पे विजेता कौन रहा था? जर्मनी रहा था। उप विजेता कौन रहा था? स्पेन रहा था। जल्द ही फीफा खत्म होगा तो वहां की भी जो है आपको रिकॉर्ड बताने हैं, क्योंकि फीफा से क्वेश्चन आएंगे, काफी बड़े प्रतियोगिता होता है। भारत इस प्रतियोगिता में 3rd स्थान पे रहे थे, जो आपका FIH जूनियर 2025 हुआ था। यानी पहले में जर्मनी, दूसरे में स्पेन, तीसरे में भारत। अब एक है भैया संतोष ट्रॉफी की बात। यहाँ पे संतोष ट्रॉफी 2025-26 जो फुटबॉल से संबंधित है, इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? तो यह असम में हुआ था, है ना। विजेता कौन है? सर्विसेज टीम है। उप विजेता कौन है? तो केरल राज्य है। यह टूर्नामेंट की शुरुआत कब होती है? 1941 में होती है ना। इसका नाम जो है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष संतोष, जो बांग्लादेश में है, कि महाराजा सर मनमथ राय के नाम पे जो है रखा गया है। तो अगर आपसे पूछे संतोष ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो संतोष के महाराजा मनमथा राय चौधरी के नाम पे रखा गया है। 1941 से स्टार्ट होता है। फैड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये गोवा में कराया गया है। फैड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन जो है ये गोवा में कराया गया है, जहां विजेता कौन रहा है? उज्बेकिस्तान के जावाखिर सिंदोवोव, ठीक है, सिंदोरोव होता है एक्चुअली, है ना। ये आपके सिंदोवोवे होता है भाई, ये उज्बेकिस्तान के हैं। और ये फैड शतरंज विश्व कप 2025 जो गोवा में हुआ था वहां पे विजेता बने हैं, ठीक है। अब यही विजेता जो है वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप में किससे भिड़ेगा? तो वर्तमान विजेता कौन है वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप का? अपना डी गुकेश। तो डी गुकेश से भिड़ेंगे, ठीक है। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है चिली में कराया गया था, है ना। ये मेन फीफा जो है कोई एक कंट्री में नहीं हो रहा है, ये फीफा अंडर 20, अंडर 20 मतलब एज से होता है, 20 साल से कम उम्र के लोग इसमें भाग लेंगे। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? चिली में हुआ है 2025 में, जहां विजेता कौन रहा है? मोरक्को। उप विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना, ठीक है। फीफा अंडर 20 विश्व कप, है ना, 1977 में स्टार्ट हुआ था। यह किसके द्वारा? यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा द्वारा ही आयोजित किया जाता है, और इसमें 20 वर्ष से कम उम्र के पुरुष खिलाड़ियों को जो है शामिल किया जाता है। शुरुआत में इस टूर्नामेंट का नाम फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप रखा गया था, ठीक है। 2005 में इसका वर्तमान नाम कर दिया गया। इनके अलावा क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के विजेता विदर्भ रहा है। विदर्भ महाराष्ट्र का जो है रीजन है ना। उप विजेता सौराष्ट्र रहा है, ठीक है, गुजरात। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी भारत के घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो ये BCCI करवाता है। BCCI के द्वारा करवाया जाने वाली प्रतियोगिता है। और वनडे क्रिकेट का प्रतियोगिता है विजय हजारे। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 यह आयोजन भारत के चेन्नई में कराया गया था, जहां विजेता इंडिया रहा है, उप विजेता हांगकांग रहा है, ठीक है भाई। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 के विनर जो है इंडिया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम स्क्वैश प्रतियोगिता पहला संस्करण वर्ष स्क्वैश वर्ल्ड कप जो पहला बार हुआ था ये 1996 में मलेशिया में कराया गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय ज्योत्सना चिनप्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह और बेलवन सेंथिल कुमार शामिल थे। ये 4 खिलाड़ी जो है इंडिया के तरफ से स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भाग लिए थे, इसे ध्यान रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2008-9 में BCCI द्वारा शुरू किया गया था। यह T20 क्रिकेट का घरेलू चैंपियनशिप है, जिसका ऑर्गेनाइज BCCI के द्वारा करवाया जाता है, जो रणजी ट्रॉफी के टीमों के बीच आयोजित की जाती है। 2025 में इसके विजेता झारखंड ईशान किशन का टीम, उप विजेता हरियाणा रहा है। यही सैयद मुश्ताक अली के बाद जो है ईशान किशन को जो है लॉटरी लग गई और काफी अच्छा चला था इस बार IPL में। रणजी ट्रॉफी भारत के प्रमुख प्रथम श्रेणी के क्रिकेट है ना। ये 4 या 5 दिन टेस्ट क्रिकेट के जैसा है। टूर्नामेंट की शुरुआत 1934 में हुआ था। इस प्रतियोगिता का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर श्री रंजीत सिंह जी के नाम पे रखा गया है, ध्यान रखना। और वर्तमान जो करंट विजेता है 2026-25-26 में ये जम्मू कश्मीर राज्य है। डुरंड कप का पहला टूर्नामेंट 1888 में खेला गया था। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है।
134वें संस्करण जो 2025 में खेले गए। इनके विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के जनजातीय डांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सत्य है। पहला है होजागिरी नृत्य, यह एक अद्भुत संतुलन बैलेंसिंग एक्ट प्रदर्शन का नृत्य है जिसमें नर्तकियां सिर पर बोतल और उस पर जलता हुआ दिया रखकर बैलेंस बनाते हुए नृत्य करती है। जी बिल्कुल सही है, होजागिरी बैलेंसिंग एक्ट का नृत्य है, जैसे आपका चरी नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा कथन 2 है, बीझू नृत्य चकमा समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक सामुदायिक सामूहिक नृत्य है। जी ये भी सही है, बीझू नृत्य त्रिपुरा का होता है जिसमें चकमा समुदाय के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। कोई बच्चे बीहू सुन रहे हो तो गलत है, ये बीजू है, बीहू असम का है, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा के विभिन्न जनजातीय नृत्य के बारे में हम नीचे लिख रहे हैं। पहला है होजागिरी नृत्य, होजागिरी डांस यह रियांग बुरु समुदाय के युवतियों के द्वारा, ध्यान रखना इसमें मेल जो है नाच नहीं करते हैं, हालांकि वादन में शामिल होते हैं, लेकिन जो नृत्य करते हैं वो मुख्य रूप से महिला प्रधान है, ये तो युवतियां द्वारा किया जाता है। यह एक अद्भुत संतुलन बैलेंसिंग एक्ट का प्रदर्शन है। इसमें नर्तकियां क्या करती है ना, मिट्टी के घड़े के ऊपर खड़े होकर सिर पर बोतल और उस पर जलता हुआ दिया रख के शरीर के निचले हिस्से को थिरकाती हुई जो है डांस करती है। ये काफी का जो है हार्ड डांस है। चेराव नृत्य ये भी आपके त्रिपुरा से ताल्लुकात रखते हैं। इसमें लुसाई और डोरलोंग जनजाति के लोग जो है बांस नृत्य किया जाता है। इसमें जमीन पर रखे बांस के डंटों को आपस में तेजी से टकराया जाता है, चेराव नृत्य। इसके अलावा लेवांग बुमानी त्रिपुरा का एक बेहद अनोखा और पारंपरिक फसल नृत्य है जिसे मुख्य रूप से वहां की त्रिपुरी समुदाय करता है। लेवांग का मतलब है रंग बिरंगा कीड़ा और बुमानी का मतलब होता है पकड़ना, तो कीड़े को पकड़ने का एक्ट किया जाता है इस नृत्य के अंदर, है ना, लेवांग बुमानी। इसके अलावा गरिया नृत्य त्रिपुरी और जमतिया जनजाति द्वारा अप्रैल के महीने में नई फसल की बुआई के समय बाबा गरिया जो समृद्धि के देवता माने जाते हैं वहां पे उनको प्रसन्न करने के लिए महिला और पुरुष दोनों मिलकर यह सामूहिक नृत्य करता है। एक होता है खर्ची पूजा त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा का यह महत्वपूर्ण त्योहार होता है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा को 14 देवताओं का त्योहार माना जाता है जो त्रिपुरी राजघराने से संबंधित देवता होते हैं। यह त्योहार आषाढ़ महीने में 7 दिनों तक चलती है, इसे ध्यान रखेंगे। एक बैसु उत्सव होता है, त्रिपुरा के त्रिपुरी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक नववर्ष है। अभी हमने आपको जो है एक और त्रिपुरा में नववर्ष बताया था, लेकिन वहां पे दूसरा जनजाति कर रहा था, है ना, वहां पे जो है दूसरा जनजाति कर रहा था नववर्ष, बताया था। एक सेकेंड, एक सेकेंड बताया था कि नहीं बना, आगे बताएंगे क्या, एक सेकेंड आगे बताएंगे, है ना, आगे बताएंगे। एक दूसरे जनजाति का नववर्ष भी त्रिपुरा में कई जनजाति अलग अलग नाम से नववर्ष बनाता है। तो यहाँ पे बैसु पढ़ते हैं। त्रिपुरा के त्रिपुरी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक नववर्ष और फसल उत्सव है। यह त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जो कृषि चक्र की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। यह 3 दिनों तक चलती है। बैसु का शाब्दिक अर्थ होता है नए साल का स्वागत करना। अब देखिए कोक बरोक एक भाषा है जो त्रिपुरा में बोली जाती है, इसे ध्यान रखना। कोक बरोक भाषा कहाँ बोली जाती है तो त्रिपुरा में। गालो भाषा कहाँ बोली जाती है, आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे रख के जा रहा हूँ। गालो भाषा कहाँ बोली जाती है, गालो नहीं, गालो भाषा कहाँ बोली जाती है बताना। नोट यहाँ पे लिखा हूँ, संग्राय भी त्रिपुरा का एक नववर्ष उत्सव है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई बैसु भी जो है नववर्ष उत्सव है। इसमें पार्टिकुलर कौन समुदाय भाग लेते हैं, त्रिपुरी समुदाय। उसी प्रकार से संग्राय भी त्रिपुरा का एक नववर्ष उत्सव है जिसमें मोग और चकमा समुदाय भाग लेते हैं। इस त्योहार में प्रसिद्ध संग्राय नृत्य किया जाता है। एक पहले रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता था, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है, तो वो बांग्लादेश से हुआ करता था। यहाँ पे त्रिपुरा का एक अन्य पूजा केर पूजा। कोकबरोक भाषा में केर का अर्थ होता है बाउंड्री या स्पेसिफिक एरिया। यह उत्सव वास्तु देवता के संरक्षक देवता केर के सम्मान देने के लिए खर्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है जनरली। इस पूजा में बांस के बड़े बड़े टुकड़े को केर का प्रतीक माना जाता है, यानी देवता माना जाता है। इस त्योहार का इसका उद्देश्य राज्य को आपदाओं और बीमारियों से बचाना होता है। इसमें कोई भी नृत्य संगीत नहीं होता है, यह शांति वाला पूजा है, केर पूजा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य संतुलन नृत्य के बारे में जानते हैं जो त्रिपुरा के ना किसी अन्य राज्य के होंगे, जैसे भवाई नृत्य है ना, और 13 ताली नृत्य।
ये दोनों जो है, और चरी भी, ये तीनों राजस्थान के नृत्य हैं जो बैलेंसिंग एक्ट का जो है उदाहरण है। देखिए 13 ताली नृत्य जो है ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, ये एमपी में भी लगा लेना अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं हो। इसी प्रकार से राजस्थान का एक फेमस त्योहार है गणगौर, ये गणगौर अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो एमपी आंसर हो सकता है। मटकी नृत्य, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश, ये भी बैलेंसिंग वाला नृत्य है। कराकट्टम तमिलनाडु, ये भी जो है बैलेंसिंग वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पुस्तक कोई कैग ही लिखा होगा, तो ये विनोद राय के द्वारा हाल फिलहाल में जो है पब्लिश्ड पुस्तक है, ध्यान रखना। व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस के लेखक भूतपूर्व सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय के द्वारा लिखा गया है ना। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अनुसार करते हैं, जरा आंसर देना। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 या आर्टिकल 151, क्या है आपका आंसर। जरा मैं देखूं यहाँ तक कौन कौन बच्चे मुझे झेल पाए। इस पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब ने हाल में ही किया था। हाल में ही कुछ प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखक के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे प्रभात कुमार ने एक पुस्तक लिखा है आईआईटी द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम, है ना। ये जो है अपने जो चल रहे हैं गतिविधियां यानी पढ़ाई के क्षेत्र वाली ये किताब है, तो इनके राइटर नाम याद रखना। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सभी आप जानते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के आए हैं, है ना। तो इनके जो किताब का नाम है द सेकेंड ऑर्बिट बिलीव ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स नाम से किताब लिखे हैं। इनके लेखक हैं शुभांशु शुक्ला जो अभी आए हैं, है ना। एक मेनन जी भी जो है इंटरनेशनल स्टेशन में जा रहे हैं कि चले गए, कुछ दिन पहले चर्चा में थे, देखना पड़ेगा उनके बारे में। इनके अलावा सुशील कुमार अग्रवाल ये किताब लिखे हैं कॉफी टेबल बुक, ठीक है, सुशील कुमार अग्रवाल जी। इनके अलावा तुषार मेहता जो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं, इनके द्वारा 2 बुक रिलीज किए गए हाल फिलहाल, द बेंच द वार एंड द विजय और द लॉफुल एंड द अनलॉफुल। श्री तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने अपनी पुस्तकों में न्यायालय जीवन के हास्य व्यंग और मानवीय स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है। इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया था। जैसे सीपी राधाकृष्णन साहब विनोद राय साहब की पुस्तक को विमोचन किया था, वैसे ही जो है ये तुषार मेहता साहब का पुस्तक अमित शाह ने विमोचित किए थे। एक अपनापन पुस्तक हाल फिलहाल में आया, अपनापन ये महान राइटर कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है, सॉरी माफ कीजिए, अपनापन जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। शिवराज सिंह चौहान ये भी केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में, है ना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके जो बॉन्ड है उनको शेयर किया है इस पुस्तक में अपनापन में। इनके अलावा द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज के लेखक, ये मिलिट्री के ऊपर किताब है, तो एमएम नरवणे साहब ये राइटिंग का काम भी करते हैं। इससे पहले जो है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक ऑटोबायोग्राफी लिखे थे ये, तो इनके दोनों पुस्तक हो गए एमएम नरवणे साहब का। कौन कौन, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज एंड द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये दोनों पुस्तक के राइटर जो हैं एमएम नरवणे साहब हैं। ए रोड वेल ट्रेवल्ड के लेखक है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पूर्व निदेशक आर के राघवन। देखिए जो पार्टिकुलर राइटर हैं उनके किताब तो कोई एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन अगर कोई बड़े पोस्ट पे कोई किताब लिखा तो उस किताब का आना 100% फिक्स हो जाता है एग्जाम के अंदर। और मैं यहाँ पे वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो कोई बड़े पोस्ट पे है या बड़ी हस्ती है जिन्होंने किताब लिखा है, तो ये जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा करुणा कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। करुणा ये नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी साहब। इनके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, है ना, के लेखक विजय गोयल जी हैं। इनके अलावा द वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर ये शिखर धवन की किताब है। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स के लेखक शशि थरूर जी हैं। इनके जो प्रोनाउंस करने का, बोलने का जो तरीका है, यहाँ से काफी सीखने को मिलती है ना। शशि थरूर जी से कांग्रेस के नेता हैं। इनके जो नए मतलब नए तो नहीं है, जो इन पुस्तक है फेमस ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, इसे ध्यान रखेंगे। इनके कई सारे फेमस किताब है, इरा ऑफ डार्कनेस है,
है ना, अंबेडकर ए लाइफ है ना। इनके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कलाकार तथा उनसे संबंधित नृत्य संगीत के क्षेत्र में किसका मिलान गलत किया गया है? टी.एच. विनायक राम घाटम बजाते हैं, जी बिल्कुल सही है। गुलाबो सफेरा कलबेलिया नृत्य से संबंधित है, ये भी सही है ना। इनके अलावा शैलेश भागवत शहनाई से संबंधित है, ये भी सही है। मीनाती मिश्रा कथक से नहीं है, मीनाती मिश्रा जो है ओडिसी से है ना, मीनाती मिश्रा जो है ओडिसी नृत्य से है, जो कथक से मैंने लगा दिया हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है गलत मैच है, बाद बाकी 3 सही मैच है। कुछ नए कलाकार म्यूजिशियन जो चर्चा में रहे, देखिए जो आप जानते हैं या हमारी जो टॉपिक बैच आपको दिया गया होगा वहां पे 2026 से पहले जो चर्चा में रहे उनका नाम है, लेकिन अब 2025-26 में जो चर्चा में रहे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यही सब डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। फिर आपको हो गया अरे किताब में क्यों नहीं मिला, तो पढ़ लो, यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। सबसे पहले मीनाती मिश्रा को करेक्ट करते हुए, हालांकि ये पुराना नाम है मीनाती मिश्रा, ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अब आपका जो 4 ऑप्शन था उनकी व्याख्या हो गई। अब आते हैं किशोर भाई, सोमा भाई मिस्त्री, ये इंस्ट्रूमेंट मेकिंग रुद्र बीना के क्षेत्र में काम करते हैं, ये रुद्र बीना से संबंधित है। गुलाबो सफेरा ये राजस्थान का फोक डांस कलबेलिया से संबंधित है। शैलेश भागवत हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल शहनाई से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान साहब को जानते हैं ना, तो उन्हीं के जो वाद्य यंत्र से अब इनका नाम भी जुड़ेगा, शैलेश भागवत आपको देखने को मिलेगा। ज्योति हेडगे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रुद्र बीना से संबंधित है, ज्योति हेगड़े। इसके अलावा त्रिपुरी नाथ एन राधा कृष्णन कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल घाटम, जैसे अभी आपने देखा टी.एच. विनायक राम घाटम प्ले करते हैं, वैसे ही ये त्रिपुनीथुरा एन राधा कृष्णन है ना, ये जो है घाटम से संबंधित है। ठीक है, एक है हमारा यहाँ पे जो अगला कलाकार है जिसका नाम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, अनूर आर अनंथा कृष्णन, कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल मृदंगम से संबंधित है ये। डी श्रीनिवास कर्नाटक इंस्ट्रूमेंटल बीना से संबंधित है ये आपका। ठीक है, रोजा कन्नन भरतनाट्यम से संबंधित है। कृष्ण मोहन मिश्रा महाराज, विश्वती मिश्रा एंड राम मोहन महाराज, ये तीनों को एक साथ जो है प्राइज मिला है ना, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ये कथक से संबंधित है। कलामंडलम कृष्णा कुमार कथकली से संबंधित है ना। इरेनबंग नालिनी देवी मणिपुरी से संबंधित है ना। पीएन नागा ज्योति एंड सीता नागा ज्योति ज्वाइंट कुचिपुड़ी से, जैसे रेड्डी होता है ना, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ऐसे ही अब नागा ज्योति फैमिली आ चुकी है कुचिपुड़ी के अंदर। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित है, पति पत्नी। वैसे ही यहाँ पे ये दोनों हैं, तो ध्यान रखना, अब ये सब एग्जाम में आएगा, तुम वही राजा राधा करते रह जाओगे, नहीं पढ़ोगे ठीक से तो, है ना। इलियाना सिस्टारेसी विदेशी मूल की ओडिसी नृत्यांगना, इसे ध्यान रखना, इलियाना सिस्टारेसी। मल्लिका कंडाली एंड भास्कर ज्योति ओझा सत्रया से, असम का। गिरिजा चंद्रन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। पुगुलू जेना छऊ से, मयूरभंज के जो छऊ होता है, छऊ 3 प्रकार के, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। के हरिप्रसाद म्यूजिक फॉर डांस भरतनाट्यम से संबंधित है ना। तो ये जो कुछ नए नाम है, ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के हालिया विजेता हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए जो है 1 घंटा से ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन तो और है आपको समझाने पढ़ाने का, तो जो आप ये लेंगे क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ लेंगे, तो वहां पे आपको ये सब देखने को मिल ही जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो पढ़ने वाला हो, और जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है तो उनका मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में।